बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था, एक छोटा धमाका भी हुआ था। अभी अभी 2 सेकंड पहले जब आप बोल रहे थे, एक और बड़ा धमाका हुआ है। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है। ये बड़ा धमाका है और ये आर्टिलरी या रॉकेट फायर नहीं है, ये मिसाइल फायर है। ये चौथा धमाका हुआ है, लेकिन यहाँ से दूर है। यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर है ये। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस फौज की बात हो रही है, 64 किलोमीटर लंबे इस काफिले की बात हो रही है, जो मैं नहीं जानता कितना लंबा है, ये सब सैटेलाइट इमेजेस हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ये उससे रिलेटेड हो, लेकिन ये लगातार चौथा धमाका भी हुआ है जो आपने लाइव सुना है यहाँ पे। और ये 16 घंटे के बाद ये जो यहाँ की शांति भंग हुई है, 16 घंटे बाद धमाके सुनने को मिल रहे हैं। सायरन सुना रहा था आपको, सायरन बजना शुरू हो गया दोबारा से। आवाज आ रही है, दोबारा बजेगा अभी, क्योंकि 2 बार बजता है कम से कम। आपको सायरन सुना रहा था, अभी ये दोबारा बज रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था, एक छोटा धमाका भी हुआ था, लेकिन काफी डिस्टेंस में, 30-40 किलोमीटर दूर। अभी 2 सेकंड पहले जब आप बोल रहे थे, एक और बड़ा धमाका हुआ है, और जो काफी नजदीक लग रहा है, जो लग रहा है कि लगभग यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एक और बड़ा धमाका भी हुआ है। देखिए, ये मेरे हिसाब से अभी 7वां धमाका था, 7वां। यूक्रेन की राजधानी कीव आज दिन भर धमाकों से गूंजती रही और कीव के फ्रीडम स्क्वायर से आज तक के लाइव कवरेज में ये धमाके लाइव रिकॉर्ड होते रहे। 2 और बम धमाके हुए हैं, तो टोटल धमाके जो सुबह से लेकर अब तक 10 हो चुके हैं। ये धमाके संकेत दे रहे हैं कि अब कीव पर कब्जे की फाइनल लड़ाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। रूस ने भी दावा कर दिया है कि उसकी सेना कीव के बाहरी इलाकों में घुस चुकी है, जिसका ये वीडियो भी रूस ने जारी किया। 34 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का ये काफिला अब कीव में दस्तक दे चुका है। जहां तक नजर जाती है, रूसी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ही नजर आती हैं। कीव के बाहरी इलाके में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक और बमबारी से पूरा इलाका तबाह हो चुका है। कीव में रूस के इन मिसाइल हमलों के बीच आज तक लगातार ग्राउंड जीरो से निडर रिपोर्टिंग कर रहा है। एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में, ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। वो दर्शाता है कि यहां पर किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इस समय रूस। खासा तनाव कीव के इस इलाके में और इसको पूरी तरह से खाली भी कराया जा रहा है। और अब जल्द ही रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों का यह काफिला राजधानी कीव के फ्रीडम स्क्वायर पर पहुंच सकता है, जहां से लाइव रिपोर्टिंग करने वाला आज तक इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है। देखिए, इंटेंसिटी बढ़ गई है। 10 धमाके इतने कम समय में अभी पिछले कुछ दिन से नहीं हुए हैं। इसका कुछ इंडिकेशन हो सकता है कि शायद कहीं कार्रवाई हो रही हो, मे बी स्मॉल स्केल पे हो रही हो, मे बी जो इसका एक और इशारा हो सकता है। देखिए, अभी यूक्रेनियन फौज भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उन्हें पता है कि कीव के ऊपर असॉल्ट आएगा और जब असॉल्ट आएगा तो उसको बचाने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। ये बमबारी उसकी तरफ भी इशारा कर सकती है। हो सकता है जो डिफेंसेस वो पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेनियन फौज, रशियन फौज उनको ये करने से रोक रही हो और वो जो डिफेंसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हो ये धमाके करके। ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है ताकि जब वो एक्चुअल असॉल्ट लॉन्च करे वो डिले ना किया जा सके।
कीव शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी रूसी सेना की राह को मुश्किल बनाने के लिए फ्रीडम स्क्वायर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ यूक्रेनी सेना ही नहीं बल्कि कीव के लोगों ने भी रूसी सैनिकों और टैंकों का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली है। कीव शहर में 50 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बॉम्ब शेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक और धमाका हुआ है यहाँ पे, और मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक सिविल डिफेंस के जो ये हैं, इनकी उम्र देखिए आप। व्हाट इज योर नेम? कक्जाबुत्तिबिया कॉन्स्टेंटिन की आप उम्र देखिए। ये बूढ़ा आदमी है लेकिन हथियार लेके खड़ा है और यहाँ ये मेट्रो के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, देखिए ये बूढ़ा आदमी है। इसकी कॉन्स्टेंटिन सी परिमाश अंग्लिश की चुचुत जज्बे की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात करते हर कोई लड़ने को तैयार है। कीव पर हो रहे अटैक और धमाके ऐलान कर रहे हैं कि रूसी सेना कीव रीजन में घुस चुकी है, लेकिन कीव शहर में अभी रूसी सैनिकों के कदम नहीं पड़े हैं। अब कीव पर रूस के फुल स्केल अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव शहर में गूंजते ये सायरन इसकी गवाही दे रहे हैं। कीव के फ्रीडम स्क्वायर से कैमरा पर्सन पवन कुमार और गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, यूक्रेन आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम यूक्रेन पहुंच चुके हैं। मैं यूक्रेन इस समय पहुंच चुकी हूं अपने कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ, और यहाँ पर वो आप देख रहे हैं, यहाँ पैदल हम प्रवेश किया है हमने इस बॉर्डर से हमने अभी पैदल यहाँ पर प्रवेश किया है। आपको बता दें यहाँ पर लोग हैं जो अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर निकल रहे हैं। आज तक की टीम यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से लगातार आपके लिए रिपोर्टिंग कर रही है। हम यहाँ से सीधा निकलेंगे युद्ध क्षेत्र जहाँ पर भीषण युद्ध है। हालांकि इन सभी इलाकों में भी शुरुआती दौर में कुछ मिसाइलों के अटैक की बात सामने आई थी, लेकिन आज की तारीख में पोलैंड के भीतर ये सब यहाँ से जा पा रहे हैं। पहला शहर जो यहाँ से हो जाता है, बॉर्डर से हो जाता है लवीव से आगे बढ़कर आप कीव की ओर बढ़ते हैं, खार्किव की ओर उसके बाद बढ़ते हैं, जहाँ पर आज तक की टीमें लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। तो यूक्रेन में मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से आपको अब हम पल पल की खबरें दिखाएंगे। लेकिन इस सब के बीच जो 9 दिन बीते हैं आक्रमण के, जो 9 दिन बीते हैं उसमें किस तरीके से जो बसे बसाए शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, खूबसूरत शहर थे, उनका क्या हाल हो गया है, आप अपनी आंखों से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। युद्ध का आज 9वां दिन है। रूस यूक्रेन को तहस नहस करने पर आमादा है। रूस की तैयारियां पक्की हैं, इसीलिए हमले जोरदार हैं। चेर्निहिव में रूस ने इतने बम बरसाए कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। आप भी सुनिए विस्फोट की तीव्रता। कार डैशबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड ये वीडियो रूस के हमलों की ताकत दिखाता है। चेर्निहिव के इस इलाके में क्लस्टर बम गिराए गए, यानी 5 बम एक साथ गिरे ताकि सब कुछ तबाह हो जाए। हवाई हमले जब होते हैं तो उनसे गिराए गए बम विस्फोट से पहले ये नहीं देखते कि कहां सैनिक हैं और कहां आम नागरिक। वो सिर्फ तबाही लाते हैं। यहां भी यही हुआ। धूल और धुएं का गुबार और सड़क पर बदहवास भागते हुए लोग दिखाई दिए। रूस ने जिस तरह खार्किव को बर्बाद किया, उसी तरह चेर्निहिव पर उसका कहर टूटा। 40 से ज्यादा लोगों की मौत इन धमाकों से हुई। शानदार इमारतों का शहर पुरातन खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा शहर जहां इमारतें धूल बन गई हैं और खुशियां काला धुआं।
चेर्निहिव में ये एक स्कूल का हाल है। यहाँ गिराए गए बमों ने इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। चेर्निहिव शहर की यह हालत देखकर यही लगता है कि पूरा शहर ही रूस की मिसाइलों और रॉकेट के टारगेट पर था। कोई इलाका नहीं, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं जहां तबाही ना हुई। शहर के हर हिस्से में बमबारी की गई, इसमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। खार्किव वो पहला शहर है जहां रूस की सेना का नियंत्रण हो चुका है, लेकिन इस नियंत्रण की कीमत शहर के लोगों को चुकानी पड़ी। बमबारी में इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लोगों के घर तबाह। यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं जहां रूस की सेना ने बमबारी ना की। ऐसा कोई शहर नहीं जहां धमाकों के बाद की तबाही ना देखी जा रही। ये हाटने शहर, यहां का हाल देखिए। अंधाधुंध बमबारी ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। इस इमारत में बम गिरने के बाद जो आग भड़की, उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड घंटों तक यहां लगी रही। मारियुपोल को भी रूस की सेना ने नहीं बख्शा। यहां रिहायशी इलाके में हुई बमबारी वाली जगह आग और काला धुआं उठता नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में या तो छिपे हुए हैं या फिर देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए हैं। कीव कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। तोप का मुंह हर उस शहर की ओर रखा गया है जहां से रूस की सेना पर गोलीबारी हो रही। कीव से कुछ दूरी पर मौजूद रूस की सेना आखिरी वार कब करेगी, इसका इंतजार यूक्रेन भी कर रहा है। कीव से गौरव सामंत, राजेश पवार और पवन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन की सीमा में मैं प्रवेश कर चुकी हूं, लेकिन मेरे सहयोगी गौरव सावंत और राजेश पवार यहां पिछले 9 दिनों से ज्यादा से बने हुए हैं और आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। इस समय सीधे आपको कीव लिए चलते हैं, जहां से मेरे साथी राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, इस समय की तस्वीर क्या कह रही है और किस तरह से घटनाक्रम चला है? देखिए, यहाँ पिछले 4-5 घंटे से कोई बमबारी नहीं हुई है। 4-5 घंटे से बिल्कुल शांति का माहौल है। कोई बम धमाका, जहाज, मिसाइल कुछ नहीं है। 4-5 घंटे से शांति है। लेकिन उससे पहले आज सुबह 9 बजे लोकल टाइम से लेके 3-3:30 बजे तक यहाँ लगभग 30 से 32 धमाके हुए हैं और उनमें से कुछ धमाके शहर के काफी नजदीक थे। एक धमाका, मेरा मानना है कि मैं सेंटर में था उस टाइम, तो वहां सिटी सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो ये जो धमाके हैं, मेरा ये मानना है कि शायद ये जो बमबारी हो रही है, ये उन डिफेंसेस पे हो रही है जो यूक्रेनियन सेना इस वक्त तैयार कर रही है या उनको पुख्ता करने की कोशिश कर रही है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव। कीव के बाहरी इलाकों में रक्षा के लिए जो ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए ये बमबारी हुई है, ताकि अगर जब फाइनल ऑर्डर्स मिलते हैं इस बड़े काफिले को अटैक करने के, तो उन्हें कोई देरी ना हो, उन्हें कोई डिले ना कर पाए। ओवर टू यू। हेलो। यानी कि राजेश, हम ये समझें कि इतने दिनों से जो ये बात कही जा रही है कि रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो तब रहेगा जब वो कीव शहर के भीतर एक लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा और अर्बन वॉरफेयर के लिए वो उस तैयारी के साथ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोई भी आक्रांता, कोई भी अटैकर उसके लिए पर्याप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह की बमबारी आप बता रहे हैं, यानी कि रूस उस फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर चुका है। देखिए, जो बमबारी आज हुई है, आज युद्ध का 9वां दिन है। ये अब तक की सबसे भारी बमबारी मैंने सुनी है यहाँ कीव शहर में। इससे पहले इतने बम, मिसाइल जो है कीव या उसके आसपास के इलाके में फायर नहीं किए गए हैं। ये अब तक की सबसे भारी बमबारी है। लेकिन इसको ये मानना कि कीव के ऊपर असॉल्ट शुरू हो चुका है या कीव शहर के ऊपर हमला शुरू हो चुका है, कहना गलत होगा, क्योंकि पिछले 5 घंटे से बिल्कुल शांति है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के ऑफिस से आ रहे हों, चाहे रूस की तरफ से आ रहे हों, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से आ रहे हों, ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को एक मौका और देने का कोशिश करेंगे इससे पहले कि कीव के ऊपर कोई फाइनल असॉल्ट हो। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया राजेश पवार इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ यूक्रेन में ये जो प्रवेश करने की, हालांकि प्रवेश तो सिर्फ हमने किया है, जितने भी लोग हैं वो सब निकल कर ही यहाँ से जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और उसके पीछे इस युद्ध का भयावह होता रूप है। पूरी दुनिया तो इसमें ये भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा और एक परमाणु युद्ध के संकेत कहीं नहीं मिल रहे। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से रूस ने यूक्रेन को आखिरी चेतावनी भेज दी है। इस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक का मतलब है यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन वाले हमले का खतरा और यूरोप की पावर सप्लाई पर पूरी तरह कब्जा, क्योंकि यूरोप को बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी न्यूक्लियर प्लांट से जाता है। अगर रूस ने इसकी सप्लाई रोक दी तो यूरोप का अंधेरे में डूबना तय है। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію. Місто Енергодар. Там 6 енергоблоків. 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बार बार यूरोपीय देशों को आगाह कर रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार कब्जे कर रहा है। अगर सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस के हाथों में यूरोपीय देशों की गर्दन होगी। इसके पीछे की वजह भी समझिए। यूक्रेन के 15 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में से 6 रिएक्टर ज़पोरिज़िया में ही मौजूद हैं। ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट से यूक्रेन की 25% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन कल देर रात 2:30 बजे रूस की सेना ने इन 6 रिएक्टर से कुछ ही मीटर की दूरी पर हमला किया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कोर्स देखिए, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस बार बार कब्जा कर रहा है, चाहे वो चेर्नोबिल हो, चाहे अभी ज़पोरिज़िया हो, इसका एक कारण हम कहीं ना कहीं यूक्रेन की धमकी कि हम बुडापेस्ट एग्रीमेंट जो 1991 का था, जिसके तहत यूक्रेन ने ये बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स ना रखेंगे ना बनाएंगे, उससे निकलना आज से 10 दिन पहले शायद, और ये बोलना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे, शायद ये कारण हो सकता है कि रूस इतनी जल्दबाजी कर रहा है उन इलाकों में जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यूक्रेन में अभी 15 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें 6 रिएक्टर पश्चिमी यूक्रेन में हैं। इसके अलावा 3 रिएक्टर दक्षिणी यूक्रेन में। अकेले ज़पोरिज़िया में सबसे ज्यादा 6 न्यूक्लियर प्लांट है। राहत की बात, रूस के हमले से परमाणु पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमला इन रिएक्टर्स पर होता तो 1986 में हुए चेर्नोबिल परमाणु हादसे से 10 गुना तबाही हो सकती थी। और इस हमले से होने वाले रेडिएशन का असर यूक्रेन सहित यूरोप और रूस तक पहुंच सकता था, जिससे अनगिनत लाशों के ढेर लग जाते। इस बात को समझने के लिए आज आपको 36 साल पहले यूक्रेन में हुए परमाणु हादसे को समझना होगा। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था। इस हादसे में आधिकारिक रूप से 31 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल गए थे। लेकिन इसके बाद जो रेडिएशन फैला, उसकी वजह से अब तक लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चेर्नोबिल हादसे की वजह से 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे से यूक्रेन और बेलारूस का 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज भी वीरान है, क्योंकि यहाँ का रेडिएशन खतरनाक है। जरा सोचिए कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो जाता तो करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैलने से करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, रूस को छोड़कर अब तक किसी ने भी परमाणु रिएक्टर पर हमला नहीं किया था। मानव इतिहास में पहली बार कोई आतंकी देश परमाणु आतंक पर उतर आया है। रूस के इस हमले में परमाणु युद्ध के खतरे के अलार्म को फिर से बजा दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी इस बात की चिंता है कि रूस यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहा है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। कीव से पवन कुमार, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक। लोग लाखों की संख्या में यूक्रेन छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप तांता देख सकते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि देश की सीमाओं को छोड़ सके। लेकिन ये जो युद्ध है, अगर आपको लग रहा है कि कितने दिनों में खत्म होगा, तो दुनिया की आशंका आपको समझा दे जो ये कहती है कि पता नहीं ये युद्ध कहीं महायुद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। रूस की तरफ से जो बयान आते हैं, रूस की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, उसे किस तरीके से परखना है। उसकी तरफ से ये तो जरूर कह दिया जाता है कि परमाणु युद्ध हम नहीं करेंगे क्योंकि रूस पागल नहीं है, लेकिन किस तरह से परमाणु की आशंकाएं बढ़ रही हैं, मेरे सहयोगी शुभांकर आपको विस्तार से समझा रहे हैं। फिलहाल कोई भी देश रूस से परमाणु युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। रूस के पास कुछ ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनसे टकराने की हिम्मत अमेरिका या फिर किसी भी नाटो देश में नहीं है। आपको बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे जार कहा जाता है। जार परमाणु बम के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इसके एक धमाके से 60 लाख लोग एक बार में ही मारे जा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह जापान में गिरे परमाणु बमों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि रूस के पास बेल्गोरोड परमाणु सबमरीन भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी को पैदा कर सकती है। उधर रूस के पास कई ऐसे हथियार भी हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं, जैसे कि रूस के पास जमीन से चलाई जाने वाली टोपोल एम मिसाइल। टोपोल एम एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस के पास RSM-56 बुलावा मिसाइल है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि बुलावा मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर है और इसके जरिए भी परमाणु हमला किया जा सकता है। उधर रूस के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम किंजल मिसाइल भी है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। किंजल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी मदद से भी परमाणु हमला किया जा सकता है और इसकी रफ्तार का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। आपको बता दें, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि परमाणु बम के हमले की स्थिति में कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है। इतिहास में अभी तक केवल 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसका नाम लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का वजन 4,400 किलोग्राम था। हिरोशिमा पर जब ये बम गिरा तो 80,000 से ज्यादा लोगों की कुछ ही पलों में मौत हो गई थी। परमाणु बम से इतनी तेज गर्मी निकली थी, 1 मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका राख हो गया था। हिरोशिमा में हुए हमले के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। अपने नाम की तरह यह बम लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर था। 4,700 किलोग्राम वजन वाले इस बम ने इतनी भीषण तबाही मचाई थी, करीब 40,000 से ज्यादा लोग एक झटके में राख हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बम दुनिया के पहले 2 परमाणु बम थे और इसीलिए वो समय के हिसाब से कम क्षमता वाले थे। तब से लेकर अब तक परमाणु बमों की क्षमता और उनकी ताकत में कहीं ज्यादा इजाफा देखने को मिला। आज के दौर की बात करें तो जो परमाणु बम हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा वजन वाले हैं। परमाणु बम कितनी तबाही मचाएंगे ये बात 3 बातों पर निर्भर करती है। अब वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, परमाणु हथियार का वजन जो है वो कितना है। दूसरी बात ये कि जमीन से कितने ऊपर यह विस्फोट हुआ है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्थानीय वातावरण वहां पर कैसा है। हम आपको बताते हैं, मान लीजिए परमाणु बम का वजन अगर 50 टन है और ये किसी इलाके में गिरता है तो उसके करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद 3 किलोमीटर के रेडियस में एक बड़ी तबाही हो।
अगर आबादी घनी होती है तो एक झटके में यहां लाखों लोग राख हो जाएंगे। 5 किलोमीटर के रेडियस में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर तबाही होगी। 8 किलोमीटर के रेडियस में शॉक वेव का असर होगा। जानमाल का सबसे कम नुकसान इतनी दूर पर बसे लोगों को होगा। दुनिया का कोई भी परमाणु बम कई तरीके से तबाही लाता है। इसमें सिर्फ धमाके से निकली गर्मी से तबाही नहीं आती है, बल्कि 5 तरह से यह असर भी डालता है। कौन कौन से तरीके हैं हम बताते हैं। परमाणु बम में जब कोई विस्फोट होता है तो सबसे पहले तेज रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि मानो सूरज धरती पर आ गया है। यह परमाणु रिएक्शन की वजह से होता है। इससे तेज गर्मी और रोशनी निकलती है। इस धमाके से निकला आग का गोला इमारतों को, सामान को, यहां तक कि इंसान को भी सेकेंड्स में जलाकर राख कर देता है। इसके बाद परमाणु बम धमाके की शॉक वेव तेजी से अपने दायरे को बढ़ाती है। इस रेंज में आने वाली सभी इमारतें, सभी चीजें पूर्णतः ध्वस्त हो जाती हैं। परमाणु बम अपने रेडिएशन के तौर पर तीसरी तबाही को लाता है। धमाके के तुरंत बाद रेडिएशन फैल जाता है। रेंज में आने वाले जमीन, इमारत, सामान या जो कुछ भी बचा हुआ सामान है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है और इससे भयानक नुकसान पहुंचता है। परमाणु बम धमाके से रेडियो एक्टिव पल्स भी निकलती है जो कई किलोमीटर तक फैल जाती है। इनसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, इंटरनेट जैसी तमाम चीजें खराब हो जाती हैं। इस धमाके की लहर जब शांत हो जाती है और धुएं का मशरूम क्लाउड आसमान में छा जाता है तो करीब आधे से 1 घंटे के अंदर परमाणु बम की रेंज में आए क्षेत्र में आसमान से राख गिरती है। यह इंसानों और जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इससे कई तरह की बीमारियां आती हैं और पूरे इलाके में कई वर्षों तक किसी भी चीज को यह पनपने नहीं देती है। यूक्रेन के कोने कोने का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में सिर्फ आज तक की टीम इस समय मौजूद है। गौरव सावंत आपको वहां का पूरा हाल बता रहे हैं। कीव में इस समय बेहद तनाव है। कीव में रह रहकर इस समय बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन कई इलाकों में 20 से 25 धमाके हुए और हर धमाका राजधानी के और करीब आता गया। हम राजधानी के एक उस इलाके में थे जहां पर एक एयरफील्ड है और एयरफील्ड के बाद के पास एक बहुत बड़ी इमारत में आज धमाका हुआ। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसमें कई दफ्तर थे उस इमारत में, वो एक फैक्ट्री नुमा शेड था, लेकिन कुछ ये भी कह रहे थे वहां पर लोग कि यहां पर एक एयर डिफेंस फैसिलिटी है और इसीलिए रूस ने उसको निशाना बनाया। लेकिन जबरदस्त वहां पर एक हमला हुआ। क्या वो रॉकेट था या वो मिसाइल थी, लेकिन धू धू कर वो पूरी बिल्डिंग जल उठी। पूरा गुबार धुएं का आकाश तक, दूर तक दिखाई दे रहा था और एक के बाद एक कई धमाके हुए इस जगह पर। और उसके बाद वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, फायर ब्रिगेड जल्द से जल्द वहां पहुंची, आग बुझाने के काम में लगी। लेकिन उसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराया गया क्योंकि एक नहीं, एक के बाद एक कई धमाके होते गए। ऑलमोस्ट ऐसा था, ऐसी परिस्थिति थी जैसे किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाने का प्रयास कर रही थी रूस की सेना। वो मिसाइल हमला था, रॉकेट हमला था, आर्टिलरी हमला था। उसके पास जो रिहायशी इलाका था उसको भी खाली कराया गया। हालांकि ये जो इलाका था ये एक एयरफील्ड के बिल्कुल बगल में था, आसपास के कुछ दफ्तर थे और उसके बाद एक रिहायशी इलाका शुरू होता था, लेकिन उसको भी खाली कराया गया। हम लोग को यह कहा गया कि आप तेजी से इस इलाके से निकलिए। वहां से फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी बहुत जल्दी से निकले और बाकी कुछ सुरक्षा कर्मी जो वहां पहुंचे थे, मिलिशिया के थे या सेना के थे, वो भी वहां से निकल गए क्योंकि अंदेशा था कि एक हमला हुआ है, ऐसे कुछ और हमले और होंगे। उसके बाद उस जगह और उसके पास और हमले हुए और आप अभी सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि एक एयर रेड सायरन। लेकिन ये जहां हम हैं ये एक सैन्य ठिकाने के बहुत पास का इलाका है, इसलिए हम आपको सुरक्षा के कारणों की वजह से दाएं बाएं का इलाका नहीं दिखा सकते इस समय। लेकिन आप सुन सकते हैं कुछ दूर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब एक और हमले का अंदेशा है। ये मिसाइल का हमला है, रॉकेट का हमला है या लड़ाकू विमानों का हमला है, ये कुछ समय बाद साफ होगा। लेकिन इस तरह के एयर रेड सायरन बीती रात भी कीव में बजते रहे।
खतरा और निकट आता जा रहा है। अब तक आउटस्कर्ट्स में, बाहर के दूर दराज के इलाकों में हमला हो रहा था, पास के गांवों में हमला हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि रूस की सेना उन इलाकों को निशाना बना रही है जहां पर पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस या गिरिला वॉरफेयर के लिए या फिर यूक्रेन की सेना के दल वहां पर तैनात हैं। लेकिन अब हमला और पास आता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हनन की जांच करे यहां पर, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि रूस की तरफ से एक नहीं कई मानवाधिकार हनन के मामले यहां हुए हैं। केवल मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया है, यहां तक कि कर्सन में एक सैन्य अस्पताल को निशाना बनाया गया, सूमी में एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। लेकिन रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि यह जो यूनिवर्सिटी थी उसमें जो मिलिट्री फैकल्टी थी, जहां पर सेना की ट्रेनिंग दी जाती थी, केवल उस इलाके को निशाना बनाया गया। उसके अलावा जो बहुत बड़ी तस्वीर और खासा बड़ी चिंता की बात है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को। इस पर भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से यहां के न्यूक्लियर रेगुलेटर ने बात की। हालांकि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल के लीक का या रेडियो एक्टिव रेडिएशन के लीक का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा यहां मंडरा रहा है। खतरा इस बात का है, अगर रूस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बना सकता है तो रूस किस हद तक जा सकता है, उससे डर यहां बहुत फैलता जा रहा है। इस बीच बात यह भी हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना जाना था, खासतौर पर खार्किव और सूमी के इलाके में, ये वो इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन के जहां अभी भी लगभग 1500 से 2000 भारतीय छात्र छात्राएं और नागरिक फंसे हुए हैं। तो रूस ने यह दावा किया कि 130 बसें लेकर वो बेलगोरोड बॉर्डर के पास है, यानी खार्किव से रूस की जो सीमा है वो महज 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने कहा 130 बसें लेकर वो तैयार है। युद्ध विराम की बात तब तक थी, वो तब तक के लिए तय थी कि वहां से बच्चों को निकाला जा सके, लेकिन जमीन पर वो कितनी जल्दी परिवर्तित होगी उसकी कुछ देर पहले तक प्रतीक्षा थी। भारत सरकार का यह दावा है कि 20,000 लोगों ने रजिस्टर किया था और उन लोगों को निकाल लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि दक्षिण और पूर्व के इलाके में, बड़ी खबर इस वक्त की, दक्षिण और पूर्व के इलाके में रूस का सैनिक जमावड़ा बढ़ रहा है। ये कहना है यूक्रेन का कि दक्षिण से और पूर्व के क्षेत्र से, यानी ओडेसा जो ब्लैक सी का इलाका है, वहां से रूस की सेना आगे बढ़ती आ रही है, और पूर्व में जो डॉनबास का इलाका है वहां से रूस की सेना, खार्किव के इलाके से रूस की सेना आगे बढ़ती आ रही है। और एक जगह वो जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से राजधानी कीव पर हमला किया जाएगा। तो आप एक बड़ी दृष्टि, एक बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर पर अगर आप नजर डालें तो उत्तर से, चेर्नोबिल से वो जो सेना आगे बढ़ रही थी, जो 63 किलोमीटर लंबा काफिला था, यूक्रेन का कहना था कि 3 जगह उस काफिले पर हमला किया गया और इसीलिए वो काफिला ठिठक गया था, नहीं आगे बढ़ पा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो काफिला महज 20 किलोमीटर दूर रह गया है। दूसरी तरफ एक बड़ा संकेत और संदेश दिया है रूस ने, जब उन्होंने ज़ेपोरिज़िया में, और ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण, एक स्ट्रैटेजिक सिटी है, शहर है यहां पर, वहां पर एक बहुत बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन में कई परमाणु संयंत्र है और उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें 6 रिएक्टर है, वो इस इलाके में है। यहां कुछ शोर बढ़ रहा है और वो ये दर्शाता है कि किसी ना किसी तरह के हमले का यहां पर अंदेशा अब बढ़ रहा है। पहले दूर से आवाज आ रही थी एक एयर रेड सायरन की, लेकिन अब
पास में कुछ इस तरह की आवाजें आ रही हैं जो ये निर्धारित करती है कि यहां तेजी से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय ज़ेपोरिज़िया की, जहां मैं खड़ा हूं इस समय कीव राजधानी में, वहां से लगभग 5 घंटे का सफर है ज़ेपोरिज़िया का। वहां पर एक बहुत मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बगल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर आज रूस के टैंकों ने और तोपखाने ने बड़ा हमला किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस को हर कोऑर्डिनेट मालूम है, हर जमीनी स्थिति से रूस अवगत है, और जब एक परमाणु संयंत्र के बिल्कुल बगल में रूस एक हमला कर रहा है, एक धावा बोल रहा है, तो संकेत साफ है, रूस किसी भी हद तक जा सकता है। और यही नहीं, परमाणु संयंत्र तो सुरक्षित है, और इस बात की पुष्टि न केवल यहां की सरकार ने कर दी, न्यूक्लियर रेगुलेटर ने कर दी, बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ज़ेपोरिज़िया में सुरक्षित है। हमला न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर नहीं हुआ था, उसके पास में हुआ था एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर। लेकिन यह बात भी सच है कि यहां के राष्ट्रपति ने आज सवेरे ही यह कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते समय, कि अगर रूस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर को हम निशाना बनाया होता तो 1986 में चेर्नोबिल में जो हादसा हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान 2022 में हुआ होता। लेकिन ये केवल एक डर था, ये केवल एक खतरा था। वो खतरा अभी भी हालांकि बरकरार है, क्योंकि रूस की सेना जबरदस्त तरीके से इस समय 3 तरफ से आगे बढ़ रही है, राजधानी कीव की तरफ। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि कई विदेशी लड़ाके भी अब यहां राजधानी कीव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पोलैंड की सीमा से दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें थाईलैंड के लड़ाके हैं, और ये प्राइवेट मर्सनरीज भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं। ये अलग अलग रास्ते से यहां घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और यहां की सरकार भी ये कह रही है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए। यहां की सेना, यहां की मिलिशिया, यहां की आम जनता, यहां के वेटरन्स जो और देशों में काम कर रहे हैं, जो 2008, 2014, 2015 के युद्ध के वेटरन्स हैं, जिन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, वो इससे पहले चला चुके हैं। उन सभी का अनुभव, उसका लाभ यहां की सेना उठाना चाहती है। अपने रिटायर्ड फौजियों को बोल रही है, एक बार फिर आप सेना में शामिल होइए। और जिस मिलिट्री फैसिलिटी के पास हम हैं इस समय, इसके पास बहुत जबरदस्त सुरक्षा का घेरा यूक्रेन की सेना ने राजधानी के लिए बनाया है, कि एक मल्टी टियर ऑब्स्टिकल सिस्टम उन्होंने खड़ा किया है। मल्टी टियर मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 4-6 परत बनाई है। सबसे आगे की परत में रूसी टैंकों को रोकने के लिए एक हेजहॉग सिस्टम, जो द्वितीय महायुद्ध में जिसके बारे में हम सुनते थे, समुद्र के पास ऐसे लोहे के क्रॉस बड़े बड़े मोटे मोटे गाड़ दिए जाते थे कि एम्फीबियस असॉल्ट या समुद्र के रास्ते बड़ा हमला न हो सके, सैनिक तेजी से ना बढ़ पाए। तो सबसे आगे वो हेजहॉग्स लगाए गए हैं, उसके पीछे सेना बैठी है कुछ, उसके पीछे 7-7 फुट ऊंचे कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर लगाए हैं, उसके पीछे भी सेना बैठी है। और उसके पीछे तो सेना जो बैठी है, कई जगहों पर उनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, और बगल में मशीन गन नेस्ट भी है कि अगर हमला होता है तो वो पलटवार भी करने की स्थिति में है। उसके पीछे मिलिशिया बैठी है, उसके पीछे और एक लेवल पर मिलिशिया बैठी है कि दंदनाते हुए टैंक अंदर ना घुस जाए, उनको दाएं बाएं भी जाने की बड़ी असुविधा होगी। और इसको हम ग्राउंड पर दिखा भी चुके हैं। आज दिन भर, आज तक कीव की सड़कों पर था, आज तक की टीम, कैमरा पर्सन पवन कुमार और मैं अलग अलग इलाकों में गए, जहां हमने दिखाया कि किस तरह से पूरे जो प्रमुख एंट्रीज है कीव की, वहां पर इस तरह का सिस्टम लगाया गया है। यही नहीं, एक बात जो यहां के एक सुरक्षा कर्मी ने हमको बताई, सेना के एक अधिकारी ने बताई, कि जो ब्रिजेस आते हैं, नीपर नदी जो यहां की बहुत ही महत्वपूर्ण एक नदी है, उस पर कई ब्रिज हैं। उन ब्रिजेस पर विस्फोटक लगा दिए गए हैं। प्रयास ये कि रूस की सेना को पहले ही रोक लिया जाए, लेकिन अगर नहीं रोक पाए रूस की सेना को वहां पर, तो ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे। कुछ ब्रिज पहले ही उड़ा दिए गए हैं, कुछ और ब्रिजेस हैं उनको उड़ा दिया जाएगा, और फिर रूस की सेना, एटलीस्ट ये जो बड़े बड़े टैंक है, ये अंदर दंदनाते हुए नहीं घुस पाएंगे। एयरबॉर्न ऑपरेशंस फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ओस्टोमिल एयरफील्ड और बोरोस्पिल एयरफील्ड, जो 2 यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 बड़े हवाई अड्डे हैं, उन दोनों हवाई अड्डों पर जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है कि
कि अगर रूस की मिसाइलों का हमला हो तो उन मिसाइलों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और आज ही दावा किया यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कि 2 मिसाइलों को रूस से आ रही थी, वो मिसाइलें जिनका हमला था उनको ध्वस्त कर दिया गया। कल दावा किया था कि एक Su-30 लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया। यह दावा किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी कारगर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यह कारगर तरीके से कब तक काम करेगा? आज एक खबर और जो बहुत महत्वपूर्ण यहां आई है कि कुछ पश्चिमी देशों ने 1000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यहां पर भेज दी हैं और लगभग 500 स्टिंगर मिसाइल है। स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है, यानी अपने कंधे पर एक जवान एक स्टिंगर मिसाइल रखकर फायर कर सकता है। तो बहुत तरीके से यहां की सुरक्षा के लिए कारगर कदम यहां की सेना उठा रही है, क्योंकि यह बात न केवल अपने घर की, अपने राज्य की, बल्कि अपने देश की और आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई है। श्वेता, अब खबरदार, आप सिर्फ यूक्रेन की जमीन से देखेंगे। जिस तरह से यहां पर युद्ध चल रहा है उसके पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे सीधे रणभूमि